अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें डी ब्लॉक के टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हमने टॉपिक डिस्कस किया था। आज मैंने जो पॉइंट्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो प्री एंट्री टेस्ट का पेपर है, एमकेट का, ठीक है, 2007 का एनटीएस का। तो उस पेपर के एमसीक्यूज को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि उसमें टाइम ज़ाया ना हो। और दूसरा ये है कि इसको पहले मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आप उस सवाल को देखना, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसका करेक्ट ऑप्शन लिखूंगा, ठीक है। आर यू रेडी? तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ n is equal to 4 and l is equal to 3, it represents s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, ठीक है। तो ये देखिए सवाल, 30 सेकंड है आपके पास, पॉज कर लें जब तक आप, ठीक है। चलो, तो कर दिया होगा आपने। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर। दिस इज रिलेटेड विद द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। एक होता है n, l, m, s। n प्रिंसिपल, l अज्यूमिकल, m मैग्नेटिक, s स्पिन क्वांटम नंबर। हमें n गिवन है, n गिवन है कितना? 4 मींस फोर्थ शेल है। आगे फिर l गिवन है। अब l के लिए वैल्यूज आपको पता होगी कि अगर l 0 है तो इसका मतलब s है, l 1 है तो इसका मतलब p है, l 2 है तो इसका मतलब b है, l 3 है तो इसका मतलब f है, राइट। तो अब आपको बताओ इसका क्या जवाब होना चाहिए? l कितना है? 3 का मतलब कौन सा होगा? 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा, 2 होगा तो d होगा, 3 होगा तो f होगा। तो क्या है करेक्ट जवाब? F, ऑर्बिटल इज F, ठीक है। सही आपने किया है तो अपने आप को +4 नंबर्स दे दें, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लें आप। रिएक्शन है हमारे पास, NOO2 गिव्स 2 NO और साथ में हमें ऑप्शंस गिवन। हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? कि रेट इक्वेशन में मौजूद कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा उस पावर को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका एक्सपोनेंट ये बुक में एज इट इज एग्जांपल मौजूद है। तो इसका कोफिशिएंट 2 होगा, इसका 1 होगा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 3। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखें। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड्स है, पॉज कर लें। हो गया। विच हैज द हाईएस्ट पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल? पोलैरिटी की टर्म कब आती है? जब हमारे पास मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो। और ये सारे देखें हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और फ्लोराइड। दिस इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हैलोजन में हमें पता है कि ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और नीचे एस्टेटीन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब देखें, हाइड्रोजन तो फिक्स है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? आयोडीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो विच विल बी मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल? HF। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? +4 दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 सेकंड है आपके पास, इसका जवाब बताएं।
ये जो क्वेश्चन है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहाँ आता है? इंटर में चैप्टर 4 यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन इंटर चैप्टर 4 पी ब्लॉक है। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये सवाल काफी दफा आ चुका है बोर्ड में भी और इंटी टेस्ट में भी। तो दैट इज V2O5। V2O5 क्या है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो जिसके सही हुए हो वो +4 अवार्ड करे अपने आप को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इधर फोकस करें, इस क्वेश्चन को देखें। 30 सेकंड है आपके पास, सही। ये जो सवाल है आपने पढ़ा होगा, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द चैप्टर 7 इंटर। किससे रिलेटेड है? इंटर के चैप्टर 7 से। बेंजीन इज नाइट्रेटेड मींस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इंटर 7 चैप्टर। बेंजीन की जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो उस नाइट्रेशन के दौरान हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। इफ यू रिमेंबर द रिएक्शन, ये रिएक्शन में लिखता हूं इधर बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड को यूं लिखते हैं हम HONO2, और साथ में हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बन जाता है हमारे पास? बेंजीन पे जाके लगता है NO2। NO2 इज व्हाट? नाइट्रोनियम आयन। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में, जो जाके रिंग पर अटैक करता है। और वो जो इंटरमीडिएट है जो रिंग पर अटैक करता है, दैट इज नाइट्रोनियम आयन NO। ठीक है, सही हो तो +4 अवार्ड कर दें आप अपने आप को। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये ऐसा रैंडमली मैंने आज सिलेक्ट किया, मैंने कहा आपको मैं ये 2007 का पेपर सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, 30 सेकंड है। Which of the following particle on losing one electron will have half filled p orbital? अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास? 6। तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या होना चाहिए? 3। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आएंगे? हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p2। ऑन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो p में क्या बन जाएगा? 1। हाफ फील्ड तो नहीं हुआ। हाफ फील्ड के लिए क्या कंडीशन है कि हाफ फील्ड का मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। हाँ, ये हो और फील्ड नहीं नहीं, हाफ फील्ड तो है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2p2। तो ये भी हाफ फील्ड नहीं हुआ। अब आते हैं इस पे, ऑप्शन सी पे, N नेगेटिव। N नेगेटिव का मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक गेन कर दिया तो मींस कितने हो गए? 8। अब इस तो 1s2 2s2 2p4। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, देखो नाइट्रोजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास 7 है, नेगेटिव का मतलब अब इसके पास 8 हो गए। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या आ जाएगा? ये 2p4 है तो कहां चला जाएगा? ये 2p3। दिस इज हाफ फील्ड, राइट? हो सकता है ये सही। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सही, अब तक ये हमें सही मिला। बी में देखो O नेगेटिव O पॉजिटिव, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है? 8। O पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो मींस अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p3। 1s2 2s2 2p3। तो इसमें कितने रह जाएंगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स? देखो एक इसने लॉस कर दिया, ये 2p3 है, तो अगर ये एक लॉस करेगा तो इसके पास कितने आ जाएंगे बाकी? बताओ।
2p2, तो 2p2 हाफ फिल्ड हुआ नहीं, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन दिस। बड़ा अच्छा किस्म का टेक्निकल सवाल था, और यहाँ पर ये किससे रिलेटेड सवाल है, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 से। नेक्स्ट सवाल से, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर द एग्जांपल्स ऑफ। आइसोपेंटेन, पेंटेन और उस पर एक मिथाइल, दिस इज आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन सेकंड पर 2 मिथाइल। तो ये देखो, इसमें अगर कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए 5, और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 7 9 और 3 12, C4H12। यहाँ काउंट करो, कार्बन 5 और H3 3 12, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। तो फैसला हुआ कि आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं, देखें दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है चेन का। तो इस किस्म के आइसोमर्स को क्या कहा जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, या स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी है इसका नाम। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये समझ गए बात, या कोई कंफ्यूजन है? अगर सही हो तो अपने आप को +4 अवार्ड कर दें। यहां तक आपके 28 नंबर्स हो जाने चाहिए। अब फिर मैं दूसरे सवाल नोट करता हूं, फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, रीड करो इसको, देखो, और 30 सेकंड है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 98 किलो कैलोरीज पर मोल, 110 किलो कैलोरीज पर मोल, 104 किलो कैलोरीज पर मोल, 36 किलो कैलोरीज पर मोल। अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का है, समझ गए होंगे, इंटर चैप्टर 2 हाइड्रोजन। अब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 104 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, नोट करने से अगले सवाल पे +4 अवार्ड करते हैं अपने आप को, अगर सही है तो, नहीं तो 0। क्वेश्चन नंबर 9, which pair of gases have same rate of diffusion at STP? कौन सी गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा STP पे, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर? H2 एंड नियॉन, O2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 एंड ईथेन, CO2 एंड SO2। ये सवाल है किसका, चैप्टर 2 का, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2, टॉपिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्या फार्मूला है, R1/R2 is equal to √m2/m1 अगर मास इज गिवन हो, डेंसिटी इज गिवन हो तो d1/d2 आ जाएगा, वो d2/d1। अब उन गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा जिनका मोलर मास सेम हो, मोलर मास सेम, रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम। तो सिंपल सी ट्रिक है कि मोलर मास देखें, इसका मोलर मास कितना है 2, इसका कितना है नियॉन का 20 है। O2 का मोलर मास कितना है 32, CO का मोलर मास कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 20। तो ये भी नहीं, CO2 का मोलर मास कितना निकलेगा 44, और C3H8 प्रोपेन का कितना निकलेगा, ये 36 और 8 44। ठीक है, और CO2 का 44 और SO2 का 64। तो किसका मोलर मास सेम निकला, इसका मोलर मास सेम निकला, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे फोकस करो, ध्यान दो, 30 सेकंड है आपके पास। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है, अगेन दिस इज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2। विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका नाम है विस्कोसिटी। किस पे डिपेंड करती है ये, टेंपरेचर पे। हाँ जी, टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। टेंपरेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है लिक्विड की। साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर करती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर करती है। तो क्या जवाब होगा, ऑल।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू, ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, चैप्टर 5 में स्टार्ट किया। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमने देखा था हमारे पास क्या आ रहा था, 3D और 4S। अब देखो 3D भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 4S भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दोनों भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3D क्या हो गया, इनर, क्योंकि भाई 4S आउटर है, 3D इनर, तो इनर 3D और आउटर S की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 3D भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 4S भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो CaSO4 डॉट बना तो 2H2। अगर कैल्शियम सल्फेट के 2 मोल्स होंगे तो उसके साथ एक आएगा, तो ये करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डी ऑर्गेनिक में टर्म यूज होती है काफी दफा, इनऑर्गेनिक में भी यूज होती है। डी का मतलब है लॉस, हाइड्रेशन माना वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन होता है एट हाई टेम्परेचर, तो उससे क्या बनता है, ये सवाल है इंटर के चैप्टर 7 का केमिस्ट्री में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स मींस इथेनॉल C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और हमारे पास हाई टेम्परेचर की कंडीशन है, तो क्या होगा, याद आ गया होगा आपको, C2H4 बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो मींस व्हाट इज द प्रोडक्ट, इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम्स इन C2H2, C2H2, C2H2 क्या है, इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। तो इथाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन की भी sp, इस कार्बन की भी sp, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCOOH, HCOOH का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, H2O बाहर निकल गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। सवाल ये कि here H2SO4 एक्ट एज अ, H2SO4 एसिड है, हाँ जी एसिड है, कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, हाँ, सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, यस। लेकिन इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस रिएक्शन में ये किस पर काम कर रहा है, तो इट इज रिमूविंग द वाटर, देयरफॉर हम इसे क्या कहेंगे, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये है करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इथीन प्लस वाटर KMnO4, तो क्या होगा, KMnO4 यहां से वाटर को हम लिखते हैं HOH, तो ये इधर आएगा OH बन जाएगा, ये दोनों OH मिलकर कहां जाके अटैच करेंगे, इस कार्बन में, तो क्या बन जाएगा CH2OH 1,2 इथेन डाइकोल, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। समझ गए होंगे बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो अब तक आपको कितने 16 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चन मींस अब तक टोटल हम 64 मार्क्स का कर चुके हैं, तो 64 में देखें आपके कितने हुए हैं मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है, देखो ये है हमारे पास आइसोब्यूटेन, इट्स IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC में नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो देखो ये 2 पे क्या है CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, तो नाम क्या बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो कौन सा ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपेन, जल्दी शाबाश, दिस इज करेक्ट। तो हमने आपको प्लस 4 नंबर्स दे,
ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कंपाउंड है एस्पार्टिक एसिड। ये क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, या कुछ भी नहीं? अब देखो, अमाइनो एसिड नाम से ही जाहिर है कि अमाइन ग्रुप भी होगा। अमाइन ग्रुप क्या है? NH2, और एसिड भी होगा, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं? 2, ये और ये। कितने अमाइन ग्रुप हैं? 1। तो इसका मतलब 2 एसिडिक ग्रुप हैं, 1 बेसिक ग्रुप है। तो ओवरऑल ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। हाँ, तो ये कौन से चैप्टर से सवाल था? ये था इंटर चैप्टर 6 से। ये कौन सा है? ये है इंटर चैप्टर 10। नेक्स्ट सवाल, टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए टोलेंस रिएजेंट को यूज करते हैं, ठीक है? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ। कैसे पता चलता है? मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड में डाउट है हमें कि एल्डिहाइड है, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें टोलेंस रिएजेंट्स मिला देंगे। तो टोलेंस रिएजेंट मिलाने से क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट में होता है सिल्वर। तो एल्डिहाइड क्या करता है? उस सिल्वर को रिड्यूस कर देता है, और वो सिल्वर को रिड्यूस कर देता है तो वो सिल्वर उस गिलास की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। याद रखें, अगर गिलास पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाए तो वो गिलास मिरर का काम करने लग जाता है। तो दैट इज क्या? अपीयरेंस ऑफ मिरर। और यही टेक्निक चैप्टर 5 में टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इसको बेस बनाकर सिल्वरिंग ऑफ मिरर का काम किया जाता है, ठीक है? उसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि भाई सिल्वर रिड्यूस हो जाता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? ये कौन से चैप्टर का सवाल था? ये चैप्टर का सवाल था इंटर चैप्टर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ log a अपॉन b। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी कर जाएंगे, फौरन आपको पता चल क्या होगा। ये कहां का सवाल है? ये फर्स्ट ईयर का 01 का सवाल, चैप्टर नंबर। log के कितने फार्मूले हैं? 3। मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड है तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा, पावर होगा तो वो log से पहले आ जाएगा। तो ये क्या है? डिवाइड। डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस। तो क्या होगा? log a माइनस log b। समझ रहे हैं बात? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, हमने आज ये पेपर सेलेक्ट किया है, कौन सा? एनटीएस का 2007 का पेपर। तो ये मेडिकल के लिए है पेपर, लेकिन इंजीनियरिंग वाले भी अपनी केमिस्ट्री को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनको कितना कॉन्सेप्ट रिकॉल। P is equal to nRT is valid for। अब ये जनरल गैस इक्वेशन है, या इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। और ये कहाँ है? फर्स्ट ईयर का चैप्टर 0 स्टेट फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। In 80 ग्राम NaOH there are dash moles। 80 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं? डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम्स को डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से, तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। कितने मास इन ग्राम से? 80। NaOH, Na का कितना? 23, और हाइड्रोजन का 1, 24, ऑक्सीजन का 16, तो कितने हो गए? 40। 0 से 0 गया, 4 1 4 2 8, आंसर क्या है? 2। तो कितने मोल्स हैं? 2। नेक्स्ट सवाल देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट। ये किससे रिलेटेड सवाल है? ये सवाल है चैप्टर फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7, और ये ऑक्सीडेशन नंबर का पहला पॉइंट कि फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर की जाती है? 0। फ्री स्टेट में क्या कंसीडर की जाती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा रेज आर
A fast moving electrons, B protons, C neutral, D positively charged helium nuclei। ये किसका सवाल है? दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ईयर 03। देखो क्या होगा इसका जवाब। रेडियोएक्टिव रेज है ना, वो कितनी फॉर्म में स्प्लिट होती है? 3। एक प्लस की तरफ मुड़ती हैं, दूसरे माइनस की तरफ मुड़ती हैं, तीसरे अनडिफ्लेक्टेड होती हैं। तो ये अल्फा रेज क्या है? दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक्वा रिजिया is used as a solvent for gold and silver. It is a mixture of HNO3 and HCl in a ratio of। अब एक्वा रिजिया का दूसरा नाम है रॉयल वाटर, ठीक है, शाही पानी, रॉयल वाटर। ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट के तौर पर। एज ए सॉल्वेंट के तौर पर किसको? सिल्वर को, प्लैटिनम को, गोल्ड को, इनको डिसॉल्व करने के लिए। इसमें ये सलाहियत है। वैसे सिल्वर को आप HCl में डालेंगे डिसॉल्व नहीं होगा, गोल्ड को HCl में डालेंगे या HNO3 में इंडिविजुअल डालेंगे डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। सवाल ये कि इसमें HCl और HNO3 होता है, क्या रेशो होता है? तो याद रख लो, HNO3 का होता है 1, HCl का होता है 3। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 1:3। क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यहां तक हम काम कर चुके हैं। कितने? 120 मार्क्स। नोट करो, देखो बाकी 5 क्वेश्चन रहते हैं, उनको जल्दी से हम करते हैं और फिर एंड में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम पहुंचे हैं 26 क्वेश्चन पर। प्रोटीन्स आर जाइगेंटिक पॉलीमर्स और पेप्टाइड्स, दे आर लिंक्ड बाय। और देखो ये सवाल है चैप्टर 10 का, इंटर चैप्टर 10 बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये किससे लिंक होते हैं? आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू? नहीं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू? नहीं। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां होता है? ये मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि वेयर डू यू फाइंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, the reaction Cl2 plus 2 electron gives 2Cl negative is redox, oxidation, reduction, addition। क्या? तो देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो तो रिडॉक्स। नेक्स्ट देखो, मिथाइल ऑरेंज, और ये कहां से रिलेटेड सवाल था? ये आप कह सकते हो कि दिस इज रिलेटेड विद इंटर चैप्टर 4 या फर्स्ट ईयर चैप्टर 7। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स which are used to determine end point of a reaction by changing their color। तो मिथाइल ऑरेंज कब यूज होता है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। चलिए अगले सवाल की तरफ। The order of reactivity of carboniamine from SN point of view। कार्बोनियमाइन या कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में, और SN1 रिएक्शन का नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहां है? ये चैप्टर नंबर इंटर के 8 में है, अल्काइल हैलाइड्स में। तो उसमें याद रखो, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, विटामिन A, D, E एंड K बिलोंग्स टू डैश विटामिन्स। विटामिन्स एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फेट सॉल्युबल। B और C वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा बाकी दूसरे जो है वो क्या है? फेट सॉल्युबल। तो यहां तक हमारे हो गए टोटल 120 मार्क्स। अब आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आई होप आज का ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।